नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो सबसे पहले तो आवश्यकता यह है कि जो भारतीय अवाम ताकत दल जो सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से पूरे देश में जो भारतीयता आधारित माहौल लाने की जो कोशिश कर रहा है, उसके लिए भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये गुजारिश है कि इस माध्यम को सशक्त बनाइए, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है और देश में भेद विभेद, नफरत और बिखराव जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि इस समस्या पर कोई भी जो राजनीतिक दल है, वैसे तो राजनीतिक दल तो हैं भी नहीं, ये जो है विखंडनकारी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, कभी भी इसको समस्या नहीं मानते हैं, कभी भी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। ये दूर कैसे हो और समस्या नहीं मानते हैं, कभी इस पर चिंतन नहीं करते हैं और एक कृत्रिम रूप से जब भी बात आती है तो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने जात-पात तोड़ दिया। तो खैर वो पाखंड के विषय में अलग से बताया जाएगा। तो ये जो विखंडनकारी ताकतें कभी भी जो है जातिवाद को, संप्रदायवाद को, सांप्रदायिकता को ये जब तर्क गढ़ते हैं तो उसको चिपका तो देते हैं, लेकिन अलग से इसको चिंता नहीं मानते, इसको समस्या नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल को ये जो भारत में बिखराव चल रहा है, जिसको सबसे बड़ी समस्या मानता है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी इस बात के लिए जो है संवेदनशील और जागरूक कर रहा है कि यह भी कि आप भी इसे बहुत बड़ी समस्या मानिए और उसका जो निदान है कि अपने जो वास्तविक और संवैधानिक वजूद पर आइए और उस वजूद का एहसास करिए और एकता बनाइए भारतीयता के आधार पर, और जो है और बाकी समस्याओं का निराकरण जो है, उसका समाधान जो है वो आपके भारतीयता आधारित एकता भाईचारा इत्यादि के बाद वो स्थापित हो गया या उसका समाधान संभव है।
तो इस तरह का ये प्रयास चल रहा है। तो जितनी भी ये पार्टियां, खास करके जब बात आएगी तो जो अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहते हैं, उनका चरित्र जो विचित्र ही नहीं बल्कि हमारे भारतीय समाज को, हमारे देश को क्या किस रूप में होना चाहिए, उसके सर्वथा विरुद्ध भी है और घातक भी है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग देश में अस्थिरता फैलाने के लिए तरह तरह के ये वक्तव्य जो है वो जारी करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि अपने को वकील कहते हैं और उनके कारनामों से कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कभी वकालत भी पढ़ी होगी या वकालत जो पढ़ी होगी उसका वो सम्मान करते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। कभी भी वो बराबर जो है मुसलमान किए रहते हैं, लेकिन भारत का संविधान जो है, जो कि मुसलमान कहता ही नहीं है, वो कहता है कि हमारे देश के ये आदरणीय भारतीय नागरिक हैं, लेकिन फिर भी वो बेहयाई के साथ जो है मुसलमान वो किए रहते हैं। तो कम से कम हमारे भारतीय भाई बहन, अब विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उसको आईना दिखाएं और आईना उसको दिखाएं कि भैया ये मुसलमान कहना छोड़ो, हम मुसलमान नहीं हैं इस संवैधानिक देश में, और तुमने भी वकालत पढ़ी है तो उसका अलिफ बे समझ लो। उसका अलिफ बे ये है कि वो कहता है कि हम भारत के लोग तो न तो हम मुसलमान हैं और न तो जो है इस आधार पर एक टुकड़ा काट करके जो है इस पर जो है एक टुकड़ा काट कर इस पर एक विखंडनकारी जो है नीति या साजिश करो। तो इस तरह का आईना जो है, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, विशेष करके हैदराबाद में जो रहने वाले हैं, वो जरूर इसको दिखाएं। देखिए ये सब इस देश की बड़ी खतरनाक ताकतें हैं, तो कम से कम हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, इनको आईना दिखाना जो है वो शुरू करें। आईना आप नहीं दिखाएंगे तो उनके दिमाग में ये भ्रम रहेगा कि जो कर रहे हैं, जो कारनामे कर रहे हैं, उसकी स्वीकृति, उसकी मंजूरी जो है ये समाज उनको दे रहा है। और इस तरह का पैगाम जो है देश में नहीं जाना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, इत्यादि जैसे लोग जो कारनामे कर रहे हैं और उनका विरोध न हो और उनकी सभाओं में लोग जाएं, तो उनके दिमाग में ये भ्रम जो है वो पलता रहेगा कि जो वो कर रहे हैं उसकी समाज के द्वारा स्वीकृति या मंजूरी उनको मिल रही है। और इस तरह का जो प्रवृत्ति है, इस तरह का संदेश जो है इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस संबंध में ये बताना जरूरी है कि जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, ये कई मायनों में इस देश के लिए घातक है। एक तो इस देश को, इस मुल्क को, जो कि कई बिखराव, कई भेद विभेद और कई नफरत जो जानबूझ करके जो जानबूझकर फैलाया जा रहा है, इन समस्याओं से हमारा मुल्क भारतवर्ष ये जूझ रहा है। तो जो ये समस्या की आग है उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो बराबर घी जो है वो उसमें डाल रहा है, और उसकी करतूतों का, यानी उसकी देश विरोधी, भारत विरोधी करतूतों का नमूना पहले भी बताया गया था। और
मैं समझता हूँ कि बार बार अपने भारतीय भाई बहनों की उसके कारनामों के खिलाफ जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसी संबंध में ये बताना भी आवश्यक है कि इस मुल्क को भाईचारा की कितनी आवश्यकता है, वो भी भारतीयता आधारित। तो न तो वो भारतीयता को स्वीकार करता है, भारतीयता शब्द का इस्तेमाल तो करता है, शब्द का इस्तेमाल करके और भारतीयता की अवधारणा, भारतीयता की भावना के विरुद्ध काम करना ये और घातक होता है। और वही काम करता है ये गद्दार, देश का गद्दार जो है ये पुष्पेंद्र कुलस्ते। तो उसकी सभाओं में आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे ना, सभाओं में खासकर यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि वो कहता है इस देश में भाईचारा जो कहता है कि इस देश में भाईचारा वगैरह मतलब भाईचारा वगैरह कहाँ है। हालांकि ऐसे गद्दारों को सिखाना चाहिए कि यदि नहीं है तो उसको लाने की जरूरत है। मान लीजिए नहीं है, यहाँ उसकी कमी तो है, तो उसको लाने की जरूरत है। तो उस भाईचारा का माने लाने की जरूरत है। ये बात तो उसके लिए दूर की कौड़ी है। वो उसी का उपहास करता है, उसी का उपहास करता है कि इस देश में जो भाईचारा माने जो भाईचारा जो शब्द है या जो अवधारणा है वो उसके विषय में कहता है कि भाई वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। यदि भाईचारा है तो, हालांकि वो उसकी बड़ी कमी भी है हमारे देश में। और उसी से संबंधित एक जो है गंगा जमुनी तहजीब की भी बात की जाती है। वो भी भाईचारा के साथ साथ इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। उसका भी वो मजाक उड़ाता है। और उसकी बातों से जो इशारे मिलते हैं वो भी बड़े खतरनाक हैं। वो इशारे क्या हैं? जैसे वो भाईचारा का जो इस तरह से जो व्याख्या करता है कि वो भाईजान बन गए, हम चारा बन गए, और इस तरह की जो उसकी प्रवृत्ति है उसी की नहीं है। जितनी कट्टरवादी सोच के लोग हैं उन सभी के द्वारा है। जैसे ये योगी आदित्यनाथ महोदय भी हैं, इसका और भी आप लोग सुने होंगे। वो बोलते हैं कि जैसे मुलायम सिंह हैं, अखिलेश हैं, तो इस देश के लिए अभिशाप इसलिए नहीं है कि उन्होंने इस समाज में एक गुंडा राज, माफिया राज ये फैलाया हुआ है। उनको ये कट्टरवादी तत्व बोलते हैं। मुल्ला मुलायम या भाईजान ये अखिलेश, ये मानसिकता क्या दिखाती है? ये ऐसे वैसे पूरे देश को जानना चाहिए और कट्टरवादी तत्वों को आईना दिखा करके उनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है। कि भाईजान हुआ, चचा जान हुआ, मम्मी जान हुआ या कोई भी हुआ, ये हमारे एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक सम्मानजनक आदर सूचक संबोधन है। तो जो तत्व जो है हमारे इसी भारतीय समाज के एक तबके का आदर सूचक ये सभी संबोधन है, उसको ये सब मैंने बता करके इसको हे दृष्टि से खुद देखते हैं और इस तरह से कहते हैं कि लोग भी, समाज भी जो भाईजान, चचा जान, मम्मी जान इत्यादि संबोधनों को हे दृष्टि से देखे। अब सवाल उठता है कि ऐसे तत्व मैंने ये पुष्पेंद्र कुलस्ते जैसे तत्व जो है, जो इस देश के गद्दार भी हैं,
और उनकी मानसिकता वाले जब इस तबके के आदर सूचक संबोधनों को हे दृष्टि से देखने का षड्यंत्र करते हैं, और लोग जो है इसको हे दृष्टि से देखें, इसका भी षड्यंत्र करते हैं, तो समझ जाए कि वो इस देश में कितने खतरनाक जो है, इस देश के लिए वो कितने खतरनाक हैं। इस देश में, हमारे मुल्क में एकता की जरूरत है, भाईचारा की जरूरत है। तो जो एकता का ही उपहास करे, जो भाईचारा की ही जो जड़ खोदे, हमारे भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए कि ये इस मुल्क के लिए वो कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, और कितना वो डायबॉलिकल है। ये प्रश्न इसका है। और उसकी ये जो पुष्पेंद्र श्रेष्ठ है, उसकी और भी मानसिकताओं को, नेहरू जैसा इस देश का गद्दार, ये कभी भी गद्दार नहीं बोलता है। उसको क्या बोलता है? विजनरी प्राइम मिनिस्टर कहता, वो कहता रहता है। हमारे मोरारजी जी देसाई, जिसके विषय में बताया गया, और हमारे देश को जरूर जानना चाहिए, और इसीलिए भारतीय जनता का दल बराबर जो जब भी मौका आता है, उनके योगदान को बराबर जो है भारतीय, जबकि जो देश के दुश्मन जैसे जेपीसी जैसे लोग हैं, इन मोरारजी देसाई हुए, शास्त्री जी जैसे हुए, यहाँ तक कि गुलजारी लाल नंदा जैसे हुए, इनको हमेशा दरकिनार, इनको हमेशा पृष्ठभूमि में रख करके देश के गद्दारों को मानसिक रूप से पूरा छाए जाने का एक माहौल, या इस कदर जिसको आप कह सकते हैं कि एक नजरबंदी का माहौल, यानी मेस्मराइजेशनल साइकोलॉजी, ये सब जो है वो छाए हुए हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है हमारे जो मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री थे, जो कि जनता सरकार के वो प्रधानमंत्री थे 27 महीने के लिए, 1977 से लेकर के 1980 तक जो है, उनके योगदान को जो है भारतीय जनता दल तो बताता रहता है, लेकिन ये जो है पुष्पेंद्र श्रेष्ठ उनको गद्दार कहता है। और हम अपने आदरणीय भारतीय आवाम को ये बताना चाहेंगे कि जिन बातों को लेकर उनको गद्दार कहता है, जिन बातों को लेकर गद्दार कहता है, वो गद्दारी वो गद्दारी जो है मोरारजी जी देसाई जो जबकि प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा नहीं थी। ये तो मेरी इसके संबंध में चुनौती भी है सभी को, और उसको भी, कि जिन बातों को लेकर के ये गद्दार पुष्पेंद्र श्रेष्ठ मोरारजी देसाई ऐसे परम देशभक्त को गद्दार कहता है, वो करना में जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई के नहीं थे, बल्कि गद्दार इंदिरा गांधी के थे। तो ये इंदिरा गांधी की गद्दारी को छिपाने के लिए जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को वो गद्दार बोलता है। और जबकि ये खुद गद्दार है, इतने बड़े गद्दार, माने जो हमारे देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू को कोई गद्दार ने बोल करके ये और उस नेहरू को क्या बोलता है? विजनरी प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं, उनके योगदान को मैं अभी बता रहा हूं, और देश को भी जानना चाहिए। और कैसे यानी इन सब ने जो है उनको पृष्ठभूमि में रखा, उनको लाइमलाइट में आने नहीं दिया। तो और देश को जानना बहुत जरूरी है। तो उस संबंध में ये बताना इसलिए जरूरी है
कि हमारी देश की जो आवाम है, आम आवाम यानी जो हमारी साधारण जनता है और जो है वो गरीब जनता है, दो पहलुओं से विशेष दुखी रहती है, त्रस्त रहती है। एक तो महंगाई। मोरारजी देसाई को छोड़ करके कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ इस आजाद भारत में जो है जिसने महंगाई को काबू में किया। मैं फिर से कह दे रहा हूं, और कितने लोग तो इसको जानते भी नहीं है कि कोई ऐसा किसी ऐसे प्रधानमंत्री का कालखंड आया था जिसमें महंगाई को काबू किया गया था। लोग जानते भी नहीं है, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारी आम आवाम का और गरीब आवाम का। तो हमारे देशवासियों को जानना ये बहुत जरूरी है कि मोरारजी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई वो महंगाई को काबू ही नहीं किए, बल्कि वो महंगाई को वो कम भी किए थे, नीचे भी लाए थे। और उनके समय के जो लोग होंगे काफी वृद्ध, इसमें तो काफी वृद्ध हो गए होंगे, उनसे जरा पूछिए, वो जरूर बताएंगे कि उनके समय में जो कंट्रोल माने होता है वही पीडीएस वाले, जो यानी जिसको इसमें बोला जाता है जन वितरण प्रणाली, जिसके जरिए जो है सस्ते अनाज गरीबों के लिए वितरित किए जाते हैं। तो उसको उसमें बोला जाता है कि कंट्रोल। तो कंट्रोल रेट पर चीनी जो है महंगी मिलती थी, बाजार में आम भारतीय भाई बहनों को वही चीनी सस्ती मिला करती थी, और भी कई चीजें। और इतना ही नहीं, ये बात यहीं तक सीमित नहीं थी। सरकारी कर्मचारी चाहे केंद्र के हों, चाहे राज्यों के हों, चाहे और अर्ध सरकारी या निगम के हों, उनको एक मिलता है महंगाई भत्ता। वो महंगाई भत्ता इसलिए होता है कि भाई जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस महंगाई का सामना करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए वो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था है। लेकिन जिस व्यवस्था में जिस नियम के अंतर्गत ये वो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था है, उसमें एक और जो है उपबंध या अनुबंध या अनुच्छेद उसमें लगा हुआ है, जो कि अपना एक सामाजिक जिम्मेदारी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक जो है एक नाटकीय उसमें एक उपबंध उसमें जोड़ा गया है। कहने का मतलब कि उसमें यह जोड़ा गया है कि यदि कभी महंगाई कम होती है तो वह जो है वेतन से वह उसको समायोजित किया जाएगा। वो इसलिए है कि अपना जो पोस्चरिंग है, चेहरा चमकाने के लिए, मैंने बोला था ना कि नाटकीय है, कि चमकाने के लिए कि हम भी जो है समाज के प्रति त्याग करने के लिए तैयार हैं। जब महंगाई कम होगी तो हम उसको अपने वेतन से समायोजित या एडजस्ट या उसको डिडक्ट या कम करवा देंगे। तो कर्मचारियों की ओर से तो इस तरह से सामाजिक चेहरा चमकाने में क्या अर्थ है, जबकि ये उनको भी मालूम है और उनको भी विश्वास है कि एक बार जो महंगाई जब बढ़ जाती है तो वो कम ही कहाँ होती है, या इसके नौबती कहाँ आती है कि जो है इस तरह की बात आए कि वो तनख्वाह से या वेतन से उसको एडजस्ट किया जाए और जो है वेतन को कम किया जाए। तो जो चीज जो आने वाली ही नहीं है, जिसकी कोई संभावना नहीं बनती है, तो उसके बुते जो है सामाजिक
जिम्मेदारी का जो है सामाजिक जिम्मेदारी का या समाज के प्रति संवेदनशील होने का जो 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 चेहरा चमकाने का ये वो इसमें जो है वो पीछे क्यों रहा है। तो इस तरह का उसमें एक होशियारी वाला डाला गया कि चूंकि जब महंगाई को कम होना ही नहीं है तो आखिर इस तरह से सामाजिक जिम्मेदारी का या समाज के प्रति संवेदनशील होने का के आधार पर अपना चेहरा चमकाने में हम क्यों पीछे रहे। तो वो डाला गया है कि जब भी महंगाई कम हो तो आपके वेतन से उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसको समायोजित किया जाएगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में वो नौबत आ ही गई और ये सरकारी अभिलेख पर दर्ज है। ये मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, दर्ज है। तो जब ये रिकॉर्ड पे आ गई कि महंगाई जब कम हो गई तब वो वेतन से माने सैलरी से एडजस्ट या समायोजित करने की बात आ गई। तो जब सैलरी से या वेतन से जब कटने की बात आई तो एक चपरासी के भी वेतन से और जो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी है जिसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी या मंत्रिमंडलीय सचिव, उसकी भी तनख्वाह से कटने की नौबत आ गई। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जो है मंत्रालयों में फाइल बनते और कोई भी उस पर फैसला नहीं ले रहा है। कोई भी बड़ा अधिकारी, बड़ा सा सचिव, बड़ा सा जो है इवन जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और यहाँ तक कि कैबिनेट सेक्रेटरी भी उसको फैसला इसलिए नहीं ले रहा है कि तनख्वाह से काटे जाने वाला जो है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और ये फाइल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास पहुंची। उन्होंने ये लिखा कि चूंकि ये पहला मौका है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम I cannot take a decision. When it comes afterwards and second time, then I will take a final decision on this issue. मतलब उन्होंने कहा कि भाई चूंकि ये पहला मौका है मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, दोबारा ऐसा आएगा कि महंगाई फिर कम होगी तो मैं इस पर फैसला लूँगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि महंगाई रिकॉर्ड में भी आगे से कम हुई थी। जरा आप कल्पना करिए कि इनको छोड़ करके जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने महंगाई पर काबू ही नहीं किया। और ये एक ऐसे ये प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया बल्कि उसको नीचे लाए। उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा जो है इनको गद्दार बोलता है। और जो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू है उसको बोलता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर बोलता है। तो कुछ और भी बातें हम बता रहे हैं इनके विषय में। दूसरा है शराब का सेवन। अब देखते होंगे कि केजरीवाल जो है शराब का ठेका दे दिया। तो शराब जो है ये कई सामाजिक बुराइयों की ये जननी है, उसे पैदा होती है। व्यक्ति ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि जो परिवार के जो मुखिया जो मियाँ जी हैं वो शराब पी कर आते हैं और अपने परिवार में मारपीट करते हैं, अपने बीवियों को वो मारते पीटते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं। कौन? गरीब किस्म का, जिन पर मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है, कोई मजदूर है जो थोड़ी बहुत कमाई उसको मिलती है जिससे कि अपने बच्चों का पेट पालना है, शिक्षा की चिंता करनी है, अपनी पत्नी की चिंता करनी है, वो पूरा शराब में उड़ा करके आता है और परिवार में मारपीट करता है। नंबर एक। दूसरा, जो
मैंने, हालांकि इन शब्दों को कहने में हमको बड़ा संकोच होता है, समाज में जो व्यभिचार है, दुराचार है, बलात्कार है, इसकी भी जननी जो है यही वो शराब ही है। तो कहने का मतलब है, अब और आप सभी जानते होंगे कि ये शराब जो है कई सामाजिक बुराइयों की जननी है। और मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग इन बुराइयों के प्रति संवेदनशील होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बता रहा है कि शराब का सेवन जो है हमारे, विशेष करके जो हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ा अभिशाप है ही। और उसके अलावा ये जो है कई सामाजिक बुराइयों का ये बुराइयों की जड़ है और जननी है। और इस शराबबंदी को लागू करने के लिए कई लोगों ने नाटक किया। एक नाटक करीब मैं समझता हूँ कि 10-15 साल पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में इसलिए बताना जरूरी है, आंध्र प्रदेश में देखिए शराब की कई अंग्रेजी होती है। एक तो होती है वाइन, अल्कोहल, और जिस शराब से, जिस जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हूच, HOOCH, हूच। एक शराब वो होती है कि जो कि आदिवासी क्षेत्रों में वो वहीं पर सब बनाते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र, खास करके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में शराब बना करके वो पीते थे और परिवार को परेशान करते थे और अपने परिवारों को मारते थे, पीटते थे और कई अशांति जो है वो फैलाया करते थे। तो इस तरह से जो मैंने जो पत्नियां हुआ करती थी, जो बीवियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं और उनके बच्चे इससे बहुत परेशान होकर के उन सब उन्होंने एक संगठित होकर के एक, अच्छा उस शराब को कहते हैं एरेक, ARRAC एरेक। तो एक एंटी एरेक एक आंदोलन खड़ा हुआ आंध्र प्रदेश में कि किसके द्वारा? आदिवासी महिलाओं के द्वारा। जो हमारे आदिवासी जो है महिला कही जाने वाली, जो अपनी भारतीय बहनें थी आंध्र प्रदेश की, उनके द्वारा ये आंदोलन खड़ा किया। और ये आंदोलन पूरे आंध्र प्रदेश में काफी जोर पकड़ा, काफी लोकप्रिय हुआ। और इस लोकप्रिय एंटी एरेक आंदोलन, एंटी एरेक माने वो मूवमेंट में ये NT रामाराव और उसका जो दामाद है वो चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों शामिल हो गए। और फिर जब चुनाव हुआ तो इन्होंने वादा किया कि जब हम जीत जाते हैं, मेरी सरकार बनती है, तो मैं पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करूंगा, ये वादा किए थे। उसी के आधार पर ये चुनाव जीत भी जाते हैं। यानी NT रामाराव और चंद्रबाबू नायडू NT रामाराव के दामाद, तो ये दोनों जो है ससुर दामाद जो है माने जीत जाते हैं। इनकी सरकार बनती है। सरकार बनने पर जो है ये शराबबंदी लागू भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 या 2 साल में इनकी सांस फूल जाती है और फिर वो शराबबंदी को हटा देते हैं। ये रख देते हैं कि इससे हमारे प्रदेश का बहुत राजस्व हानि हो रही है। तो एक नाटक तो जान लीजिए जो है वो NT रामाराव और उसके दामाद उसके दामाद चंद्रबाबू नायडू का है। दूसरा नाटक बंसीलाल मुख्यमंत्री थे यहाँ के हरियाणा के, उन्होंने भी इसी तरह का वादा किया था कि हम जो है ये शराबबंदी जो है हम लागू करेंगे। और काफ़ी जनता ने सहयोग किया और वोट दिया और उनकी सरकार भी बनी। और उन्होंने
लागू भी किया, लेकिन सिर्फ 1 साल चला और 1 साल में वही तर्क दिया गया जो आंध्र प्रदेश में दिया गया कि उनकी कि राज्य के राजस्व की बड़ी हानि हो रही है। बिहार में देख ही रहे हैं इनका वो नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का जो नाटक वो नाटक चल रहा है। इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए ये बोला जा रहा है कि एक नाटकीय ढंग से मुख्यमंत्रियों ने जनता को लुभा करके सत्ता तो हथियाई उसी के नाम पर, लेकिन चूंकि उनके मन में कुछ और था उसको लागू नहीं कर पाए। कौन? शराबबंदी मैंने बताया था ये गरीब जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। लोग जानते होंगे, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए दैनिक मजदूरी करने वाले या रिक्शा वाले जो थोड़ा बहुत वो कमा के लाते हैं और वो शराब में फूंक कर आते हैं। एक तो यानी वो कमाई भी फूंक दिया, फिर अपने परिवार में जो है मारपीट, एक अशांति, पारिवारिक अशांति का मुख्य जो है वो कारण होता है। तो लेकिन इस दर्द को समझने वाला कौन है? इस दर्द को समझने वाले वही थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। जरा कल्पना करिए कि जहां पर ये मुख्यमंत्री वो नाटक करके सत्ता हथियाए, लागू करके वो एक 2 साल में बंद भी कर दिया। मोरारजी देसाई अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में 27 महीने तक पूरे देश में उन्होंने शराबबंदी लागू किया था। हम ज्यादा नहीं कहेंगे। कई पत्रकारों ने ये सवाल किया कि भाई आप जब पूरे देश में ये लागू किए हैं शराबबंदी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशन जो आपने लागू किया है तो अच्छा, और क्योंकि जो जनता सरकार बनी थी, जो जनता पार्टी बनी थी, तो अलग अलग पार्टियों को मिलकर बनी थी। हालांकि कोई वो सम्मिलित सरकार नहीं थी, लेकिन अलग अलग उसमें घटक थे उसके। तो जिस पार्टी से थे उसका नाम था कांग्रेस संगठन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस ओ या कांग्रेस संगठन से सिर्फ 10 MP थे पूरे, मैंने अच्छा, और जनता पार्टी को मिले थे साथ उसमें 380 नहीं 280 के आसपास 280 मिला था। 280 सांसदों में से मोरारजी देसाई की जो पार्टी थी वो पार्टी जो कांग्रेस संगठन थी, उससे महज जो है 10 ही MP थे। तो पत्रकार इनसे पूछते थे कि इतना तगड़ा आपने जो इतना सख्त आपने जो फैसला लिया है शराबबंदी का, आपकी सरकार गई तो, और इसी आधार पर कही थी कि इनके खुद के सिर्फ 10 ही MP थे। उन्होंने बिल्कुल सरेआम कहा कि सरकार रहे चाहे जाए, ये चीज लागू होके रहेगी। तो जो मन से मैंने जो हमारे समाज के गरीबों के प्रति, आम भारतीयों के प्रति जो संवेदनशील हो कि हमारी सरकार रहे चाहे जाए, वही इस समाज का और गरीब भारतीय भाई बहनों का भला कर सकता है। लेकिन बीजेपी वालों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए, हम नहीं कहते उनसे नहीं पूछिए, कांग्रेस वाले से, समाजवादी पार्टी वालों से, आरजेडी जो है बराबर जो है जनता पार्टी का अपना वो हिस्सा मानते हैं। और ये टीएमसी वालों से पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए कि वो मोरारजी देसाई के शराबबंदी के सिद्धांतों को आदर्श मानते ही नहीं मानते। वो गरीबों की तो बहुत बात करते हैं, और लेकिन गरीबों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप ये शराब का सेवन, और खास करके इस गद्दार केजरीवाल से, कि शराब जो है काफी सामाजिक बुराइयों का भी जड़ है और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए अभिशाप है। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और बीजेपी वालों से विशेष रूप से, क्योंकि
मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे उनके अधीन इसी बीजेपी के दो शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मंत्री थे। तो दोनों मंत्री थे तो कम से कम उस लिहाज से भी ये मैंने बीजेपी वालों को इनका सम्मान करना चाहिए। तो ये बीजेपी वाले जो है नेहरू की तारीफ करेंगे, नेहरू की पूजा करेंगे, गद्दार इंदिरा की पूजा करेंगे, लेकिन जिस सरकार में इनके बीजेपी वालों के उसमें जनसंघ थी, जो शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, उस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये मैंने भूल तो क्या ये कभी भी नाम तक नहीं लेते। शराब कितना मैंने इस देश के लिए अभिशाप बना हुआ है, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अभिशाप बना हुआ है, और हमारे जो है वो सामाजिक बुराइयों का केंद्र है, जड़ है, इस पर भी बोलने को तैयार नहीं। तो ये दशा है मोदी जी की और बीजेपी वालों की जिनके शीर्ष नेता जिस प्रधानमंत्री के अधीन जो है मंत्री रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री पूरे देश में शराबबंदी लागू किया था, उसके बड़े फायदे हैं, कभी भी ये सब नहीं होते। अब आइए, तो उन्होंने पत्रकारों को ये जवाब दिया कि सरकार रहे चाहे जाए, ये लागू हो गया रहेगा, और लागू उन्होंने किया। तो फिर वही समस्या आई कि प्रदेशों को जो है प्रदेश में कुछ विरोध भी होने लगा। तो चूंकि जनता पार्टी अक्सर जो है उत्तर भारत से ही वो काफ़ी जीती थी, दक्षिण भारत में अभी भी जो है वो कांग्रेस सन 77 के चुनाव में जनता पार्टी जो है जो उत्तर भारत में काफ़ी उसकी जीत हुई थी। दक्षिण भारत में अभी भी वो कांग्रेस जो है वो जीती थी उसमें। तो उत्तर भारत में तो माने विरोध अंदर माने सब कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए कि उसी के अधीन माने उसी जनता पार्टी के अधीन ये वो सरकारें थी। लेकिन दक्षिण के जो राज्य थे जहाँ पर यानी कांग्रेस चुनाव जीती थी सन 77 के चुनाव में, वो इसका खुल करके विरोध करने लगे, और उसमें सबसे आगे था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कहा साहब हम इसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे प्रदेश के राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती है। मोरारजी देसाई ने उसको डांट कर कहा कि ये आपको लागू करना होगा, और जहाँ तक राजस्व उन्होंने बताया कि यह हमारी एक सामाजिक कीमत है। देखिए उन्होंने बताया, उन्होंने एक सिद्धांत रखा, एक वसूल रखा कि शराब जो है मैंने शराब का सेवन एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत चुकाता है, और उस कीमत की भरपाई कोई और कीमत कर नहीं सकती। ये था उनकी उदात्त भावना। और इसी का उदाहरण कभी कभी ये सुप्रीम कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट आपको याद होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है कि सामने ये प्रश्न आया कि भाई ये हाईवेज पर या एक्सप्रेस वे पर जो एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए लोग शराब पी करके वो गाड़ी जो है मैंने अनियंत्रित ढंग से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए वो हादसे होते हैं या दुर्घटना या एक्सीडेंट होता है। तो उसने एक आदेश दिया कि भाई हाईवेज या एक्सप्रेस के वे के 50 मीटर पर कोई दुकान नहीं होगी, और उसी आदेश में उसने बोला था कि शराब जो है शराब की एक सोशल कास्ट है, एक सामाजिक कीमत है, और उस सामाजिक कीमत की कोई और कीमत जो है भरपाई नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के उसी वसूल को दोहरा रही थी कि शराब जो है एक जो है बहुत बड़ी सामाजिक कीमत है, और इस कीमत की
कोई और कीमत जो है उसकी भरपाई नहीं कर सकती। तो यही जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उसको समझा और उनको ये भी बताया कि चूँकि मोरारजी देसाई खुद एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में आप ये आर्थिक गतिविधि ये उद्योग लगाई जो कि आप लगा सकते हैं और उन उद्योगों से, उन आर्थिक गतिविधियों से इसकी भरपाई आप कर सकते हैं। तो उनको राजी कर लिया। तो किन किन विरोधों के बावजूद भी मोरारजी देसाई ने पूरे देश में शराबबंदी और पूरे अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने लागू किया। तो अब जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बताएं कि जिन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया बल्कि महंगाई को नीचे लाए, शराबबंदी को अपने पूरे प्रधानमंत्री काल मैंने 27 महीने तक उन्होंने लागू किया, उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र गद्दार बोलता है। तो खैर इसकी बातों पर नहीं जाना है। जो खुद गद्दार है इस देश का, नेहरू जैसे गद्दार को विजनरी प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो ये बोल ही क्या सकता है। बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन जरा इसको देखिए, जरा इसकी हिम्मत को देखिए इस गद्दार की। मोरारजी देसाई की और भी खूबियां हैं। एक बार वो अब ये एपिसोड लगभग उन्हीं को समर्पित इसलिए समर्पित है कि देश को बहुत कुछ सीखना चाहिए। बीजेपी वालों को इसलिए बीजेपी वालों विशेष कि बीजेपी के शीर्ष 2 नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसी आदरणीय मोरारजी देसाई के अधीन जो है मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी थे विदेश मंत्री। तो वो तक भूल गए हैं इनको। मोरारजी देसाई वो बीजेपी वाले और मोदी महोदय मोरारजी देसाई को भूल गए हैं। न कभी नाम लेते हैं और नाम ही नहीं, जिन बातों का, जिन योगदान का ये भारतीय जनता दल अब ये वर्णन कर रहा है, इसका कतई तक नाम नहीं लेते हैं। तो इसी से तो इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ये राष्ट्रवादी थे हमारे वो, और हमारी आवाम के कितनी वो चिंता करते थे, लागू करके वो दिखाए। तो कुछ और उनके मैंने बिल्कुल मिसाल देने वाले उनके योगदान की चर्चा हम करते हैं। आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आगे प्रस्तुत करते हैं। और एक बार वो गए थे ब्रिटेन यानी लंदन किसी मीटिंग में। तो जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत में सबसे पुराना जो है यानी वो भारत विरोधी जो विद्रोह है, वो सबसे पुराना विद्रोह किसका है? मिजो वालों का, यानी मिजो विद्रोह। या और उसी के आधार पर आतंकवाद भी फैला। तो जो मिजो विद्रोह था, तो उसका नेता था लालडेंगा, उसका नाम था लालडेंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी भारत में इस तरह आतंकवाद और विद्रोह जो फैलाए हुए हैं, उनके सरगना भारत में नहीं रहते हैं, वो भारत के बाहर रहते हैं। जैसे खालिस्तानी आतंकवाद का जो है जो सरगना, वो जो जगजीत सिंह चौहान जो है वो कनाडा में था। इस प्रकार और भी कनाडा में और भी पाएंगे कि खालिस्तानी आतंकवादियों का जो आका है, जो सरगना है, वो कनाडा में ही है। और जैसे एलटीटी का जो है वो आतंकवाद है जो कि श्रीलंका में था, उसका जो नेता था या सरगना जो है वी प्रभाकरन, वो अमेरिका से ही उसको संचालित करता था। तो उसी प्रकार मिजो वाला
जो 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 भारत में माने जो इसमें मिजोरम में जो मिजो विद्रोह था, तो उसका नेता था लालडेंगा, और वो कहाँ था? लंदन में। तो जब मोरारजी देसाई किसी मीटिंग में वहाँ गए तो उसको खबर लगी कि भारत के प्रधानमंत्री कोई आए हैं, मोरारजी देसाई, और इस मीटिंग में आए हैं। तो सोचा कि हम इस तरह का मौका लें और उनसे बात करें, और यदि उनके मुंह से कुछ भी निकल जाएगा तो बस उसी को पकड़ करके अब आगे बढ़ेंगे। तो जब आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब भी कोई मीटिंग बहुत लंबी चलती है तो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, चाय पानी के लिए। आप आपस में जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं या उसके वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, आपस में व्यक्तिगत भी बातचीत करते रहते हैं, वो ब्रेक। तो उस ब्रेक में ये घुस आया लालडेंगा और मोरारजी जी और घुसा, और वो मोरारजी देसाई से कहा, अंग्रेजी में ये कहा कि सर, आई एम लालडेंगा एंड आई वांट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मोरारजी देसाई, उसका नाम जो ही लालडेंगा वो सुने, तुरंत उनके दिमाग में स्ट्राइक किया, पूरा याद आएगा कि भाई ये बंदा जो है, जो कि लंदन से वहाँ आतंकवाद चला रहा है मिजोरम में, इसको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। इस कमजोरी को तुरंत हुआ, उनको याद पड़ गया, और यही इसी नब्ज को उन्होंने दबाया। बोला अंग्रेजी में कि आर यू इंडियन, क्या तू भारतीय हो? तो कैसे बोलता हो? तो बोला नो सर। उनका देन डोंट वेस्ट माई टाइम हियर, तो मेरा समय यहाँ पर बर्बाद मत करो। जरा देखिए, इस समय लोग आतंकवादियों को बुला करके सामने टेबल पर बात करते हैं। पूरे आतंकवादी हमारे देश को मार रहे थे, हर जगह विस्फोट कर रहे थे। ये जीएनपीसी वाले उन आतंकवादियों से, कश्मीर के अलगाववादियों से बात करने के लिए पूरा न्योता दामादों की तरह करते थे। वहीं पर मोरारजी देसाई ने सिर्फ ये कहकर भगा दिया कि तुम इंडियन नहीं। ये होता है प्रशासक और देशभक्ति, मोदी महोदय और बीजेपी वालों, जरा सीखो। और उसी का अंजाम और भी अंजाम नहीं, बल्कि वो जरा आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन तुलना करिए। जब वो लालडेंगा मरता है तो तब तक जो है वीपी सिंह की सरकार आती है। तो वीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान रेल मंत्री होते हैं। जिस लालडेंगा को जीते जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यह कहकर के भगा दिया कि तो तुम भारतीय नहीं हो, उसी आतंकवाद को चलाने वाले लालडेंगा की मृत्यु पर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने रेल मंत्री रामविलास पासवान को उसके शव को, लालडेंगा के डेड बॉडी को लंदन से ऐजाल जो मिजोरम की राजधानी है वहाँ तक एस्कॉर्ट करने के लिए जो है प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने रेल मंत्री रामविलास पासवान को लगाया। देख लीजिए ना, ये देश को चलाएंगे और देश के प्रति जो है यानी आतंकवादियों के शव को एस्कॉर्ट करने के लिए जो अपने यानी रेल मंत्री को भेजते हैं, जिसको जीते जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उसको भगा दिया था। देखिए, तुलना करिए। एक बार वो शिलांग गए थे, तो शिलांग में शिलांग का जो मुख्यमंत्री था वो बोला कि सब डोल नहीं आया। डोल एक जाते नहीं कि ये जो
जो जीएनपीसी है देश में इतनी दुर्व्यवस्थाएं फैलाई आम जनता को मालूम नहीं है, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। तो डोल एक दान के रूप में होता है, DOE दान के रूप में होता है, जो कि ये बराबर ये मैंने जो जीएनपीसी की सरकार है वो जो नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, खास करके मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि को सब दिया करते थे। और वो डोल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, और उसी भ्रष्टाचार के बूते जो है पूर्वोत्तर भारत से ये कांग्रेसी जो है कम से कम 8-10 MP की बिल्कुल व्यवस्था कर लेते थे। तो वो डोल जो है बिल्कुल ये मुफ्त के रूप में भ्रष्टाचार के लिए ही जो है ये सरकार जो है यानी जीएनपीसी की सरकारें अक्सर जो है डोल दिया करती थी। मोरारजी देसाई को डोल जो है मालूम ही नहीं था। तो जब डोल की बात उठाया, जो कि डोल का आदती था मेघालय का मुख्यमंत्री, तो जब उस मुद्दे को उठाया तो जब इनको मालूम नहीं था मोरारजी देसाई को, तो इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में वापस जो है वो फोन लगाया और पूछा कि भाई ये डोल क्या होता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से इसे इनको मालूम हुआ कि ये डोल की ये स्थिति है, तो तुरंत ये समझ गए। तो मेघालय के मुख्यमंत्री से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये कहा कि आपको डोल मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आपको भी दिखाना होगा कि आपका प्रदेश जो है कितना राजस्व जो है पैदा करता है, कितना रेवेन्यू पैदा करता है। तो उसी जो पैदा किए गए रेवेन्यू या राजस्व के ही समानुपात में आपको डोल मिलेगा। मतलब कि आप भी कुछ करिए, आप भी कुछ परिश्रम करिए, रेवेन्यू पैदा करिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप जब आप पैदा करेंगे तो जो है उसकी कीमत भी आप समझेंगे, और प्रदेश के विकास में आपका वो रेवेन्यू भी काम आएगा, और जो डोल मिलेगा केंद्र से वो भी काम आएगा। तो उनका इंटेंशन यही था कि पहले आप खुद जो है राजस्व वो राजस्व पैदा करिए, उसी के समानुपात में, उसी के कमेंसुरेट आपको डोल मिलेगा। तो जब इस तरह से एक आर्थिक मुद्दा उठाकर वो जवाब दिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, तब वो चुप हो गया। तो उसने दूसरा मुद्दा उठाया। तो मेघालय का मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समक्ष जो है ये दूसरा मुद्दा उठाया कि सर यहाँ भूमिगत आतंकवाद, अंडरग्राउंड टेररिज्म ये सर उठा रहा है। तो उन्होंने सवाल किया कि जब भूमिगत आतंकवाद सर उठा रहा है, जब आपको मालूम है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल उन्होंने किया। तो उसने अपना एक नाटकीय जवाब दिया कि सर हम इसका मुकाबला, इसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी वो राज्य की पुलिस है, छोटी सी एक आर्म्ड पुलिस। तो आप सभी को पता होगा कि हर एक राज्य में एक साधारण पुलिस होती है, दूसरी जो है आर्म्ड पुलिस यानी सशस्त्र पुलिस होती है। जैसे कि अपने यूपी में ये PSC होती है। तो उसने कहा कि सब मेरे राज्य की एक छोटी सी पुलिस है, छोटी सी जो है वो सशस्त्र पुलिस है, वो भला भूमिगत आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकती है। तो मोरारजी देसाई ने ये नहीं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम जो है BSF, CRPF, SSB पता नहीं SSB था कि नहीं था, या वो असम राइफल्स इत्यादि जो है, या सेना हम भेज देंगे। ये चीज जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक आप जो है आम सभा बुलाइए, जो है सभा बुलाइए, एक आम जन सभा बुलाइए, और मैं उसको संबोधित करूंगा।
तो ये बोलते बहुत कम थे, कभी भी मान भाषण की तरह बिल्कुल मुख्तसर थोड़े में। तो उस सभा को उन्होंने ये बोला, अंग्रेजी में कहा, उन्होंने कहा कि द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया। पहले मैं इसको अंग्रेजी में कह लेता हूँ, फिर उसका अर्थ भी मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया एंड इन इट only Indians can reside. Therefore, those elements who have any less or least faith in the Indian people, in the Indian soil, as well as in the Indian Constitution, shall have to leave this country immediately. उन्होंने ये कहा कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये भारत की जमीन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र ये भारत की जमीन है, इसलिए इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए वो तत्व जिनका यहाँ के लोगों में और यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। क्या समझिए, मैं फिर से कह दे रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस सभा में यह कहा कि ये जमीन पूर्वोत्तर की जमीन भारत की जमीन है, इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। वो तत्व जिनका यहाँ के लोगों में, यानी लोगों मतलब भारतीय भाई बहनों में, तो जिनका भारतीय भाई बहनों में, यानी वहाँ रहने वाले भारतीय भाई बहनों में और वहाँ की मिट्टी में और देश के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। उनके इस वक्तव्य से वो भूमिगत आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो गया। उनको कोई सेना, कोई बीएसएफ, कोई सीआरपीएफ, कोई असम राइफल्स उनको भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नेता होता है, जो शासक होता है, उसकी वाणी यानी जो है इतना स्पष्ट होती है और इतना जो और देशभक्ति के भाव से इतना ओतप्रोत होती है कि किसी अलगाववादी को, किसी आतंकवादी को जो है वो मौका ही नहीं मिलता है। जरा कल्पना करिए कि अब तक जितने भी शासक रहे हैं, चाहे नेहरू रहा, नेहरू तो खैर बहुत बड़ा गद्दार था, इंदिरा हुई और राजीव हुआ और भी हुए, या मोदी ही हुई बोलते, यदि ये बोल दें कि भाई जम्मू कश्मीर की जमीन भारत की जमीन है, इसलिए जो तत्व यहाँ के लोगों में जो तत्व जो है यहाँ के भारतीय भाई बहनों में और भारत की जमीन में और भारत के संविधान में तनिक भी उनको कम यकीन है, विश्वास है, तुरंत जो है जम्मू कश्मीर या भारत को छोड़ दे। ऐसा कहने का नैतिक साहस बेबाकी से मोदी जी में है नहीं, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट थे। तो ऐसा नेता जो है, ये आतंकवाद हुआ, अलगाववाद हुआ, ऐसी समस्याओं का बहुत बेबाकी से बहुत और इफेक्टिवली बहुत ही प्रभावकारी ढंग से उसका समाधान वो निकाल सकता है। तो ये था उनका। और एक आध और भी योगदान हम बता रहे हैं उनका। जब ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, ब्लू स्टार ऑपरेशन, जिसमें कि वो खालिस्तानी आतंकवादी था ना, वो जनरल सिंह भिंडरा वाला स्वर्ण मंदिर में घुस गया था, वहीं से पंजाब सरकार के समानांतर एक सरकार चला रहा था, और फिर इसे इंदिरा गांधी को केजीबी से या जो ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी से खबर मिली कि अब इस समय कार्रवाई नहीं करोगी तो पंजाब जो है भारत से निकल जाएगा। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, सेना जो है वो जो है इसमें स्वर्ण मंदिर में घुसी और उसको मारा, सब बात हुई जो भी है।
तो देश में सभी ने इसका समर्थन किया। ब्लू स्टार ऑपरेशन का जितने भी पार्टियां थी, जितने भी नेता थे, सबने समर्थन किया। सिर्फ एक ने विरोध किया था। वो विरोध करने वाला चंद्रशेखर था, बलिया का। बलिया के लोग बहुत खफा हो गए उस चंद्रशेखर के खिलाफ। इस चंद्रशेखर के विषय में कहते थे बलिया के लोग कि यह चंद्रशेखर बलिया का भिंडरावाला है। ये स्थिति थी। मोरारजी जी देसाई से जबकि वो मान लो कि प्रधानमंत्री पद से वो निवृत्त हो चुके थे। किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आपको ब्लू स्टार ऑपरेशन पर क्या करना है। उन्होंने कहा कि इट इज ए डिलेड एक्शन, यह बहुत देरी से की गई कार्रवाई है। कहने का मतलब कि इंदिरा महोदया अब तक तुम क्या कर रही थी, कहां सो रही थी। ये चेतावनी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई ने इंदिरा गांधी के इंटेंशन पर सवाल किया था कि इनकी यह जो है देर से कार्रवाई क्यों किया, कहां सो रही थी। ये होता है देशभक्ति। और एक अंतिम बात उनके विषय में मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि ये बीजेपी वाले जो है, मोदी महोदय जो है, ये गद्दार नेहरू की, गद्दार इंदिरा की पूजा करेंगे। और जो जिनके अधीन में इनके शीर्ष नेता बने काम कर चुके हैं मंत्री के रूप में, उनको ये भूल गए हैं। और सच्चे रूप में राष्ट्रभक्त वही थे। और बात वही उठी थी कि इतने बड़े देशभक्त को ये गद्दार पुष्पेंद्र श्रेष्ठ इनको गद्दार बोलता है। वास्तव में जागरूकता इस कदर होनी चाहिए कि इस गद्दार पुष्पेंद्र श्रेष्ठ को लात मार करके देश से बाहर करने की आवश्यकता है। तो एक वाकया और हम बता रहे हैं कि जो है गोरखा आंदोलन चल रहा था दार्जिलिंग में। तो एक GNLF गोरखा नेशनल फ्रंट गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF तो चला रहा था सुभाष घिसे। तो ये बड़ा वो जोर पकड़े हुए था। तो गोरखा आंदोलन चल रहा था दार्जिलिंग में। और वो भी एक लग रहा था कि यदि ये आंदोलन बहुत उग्र हुआ तो दार्जिलिंग को भारत से अलग दार्जिलिंग को भारत से अलग करवा देगा। तो तमाम जो है नेताओं से इंटरव्यू वो पत्रकार ले रहा था। तो इस देश में तो ये प्रवृत्ति है कि वोट के लिए सस्ती लोकप्रियता के लिए ये आतंकवादियों का भी ये राजनीतिक दल जो है वो समर्थन करते हैं। वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, देश को भी बेच सकते हैं। देश की सुरक्षा इनके कुछ माने नहीं रखते, बशर्ते इनको वोट मिले और सत्ता मिल जाए। और जो वोट के चक्कर में जो है देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता, देश की संप्रभुता चली जाए, लेकिन सत्ता मिल जाए, ऐसी मानसिकता वाले जो है वो आतंकवादियों का और अलगाववादियों का और इस तरह से इनका समर्थन करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ठीक उस मानसिकता के विरुद्ध मोरारजी जी देसाई ने ये कहा कि भाई इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि जब मैं उसने ये सवाल किया था कि सर यदि आप प्रधानमंत्री होते तो इस पर आप क्या करते। तो उनका जवाब था कि भाई चूंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ इसलिए हमारा कुछ कहना जो है वो उचित नहीं है।
तो जितनी बार कहा उतनी बार मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई मेरा कहना इस पर उचित नहीं है। लेकिन जब बार बार जो है वो एम्बैरेसिंग वो रिक्वेस्ट वो करता गया, तो उन्होंने कहा देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता और इस तरह से वो सुभाष घिसिंग जो कि GNLF का नेता था और आंदोलन कर रहा होता, तो मैं उस सुभाष घिसिंग को बुलवाता और उससे सिर्फ यही कहता कि भाई सुभाष घिसिंग, तुम एक नहीं 10 GNLF खोलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, नेपाल में। देखिए उन्होंने क्या कहा कि तुम एक नहीं, तुम 10 GNLF माने जानते हैं ना, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाओ और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन भारत में नहीं, नेपाल में करो। तो ये होता है देशभक्ति। बीजेपी वालों और मोदी महोदय, यदि मुल्क परिस्थिति सीखनी है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से आप सीखिए, जिनको ये GNPC वाले जो है इनको भी दरकिनार करके रखे हुए हैं। देशभक्ति भी थी और आवाम परस्ती भी थी। उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वो गद्दार बोलता है। तो सवाल है कि ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यह बीजेपी वालों की जो मानसिकता है, बीजेपी वाले कभी भी देश जो है कितनी जो है ये यानी बिखराव से जूझ रहा है, कितनी नफरत से जूझ रहा है और कितना भेद विभेद से जूझ रहा है, इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य हर जगह बस हिंदुत्व की बात करता है कि हमारे पुराने काल में ये विज्ञान था, वो विज्ञान था। कभी भी इसकी चिंता उसके मुंह से नहीं दिखती है कि हमारा मुल्क जो है कितनी आंतरिक समस्याओं से, उस समस्या में सबसे बड़ी समस्या है बिखराव। जबकि देश का संविधान भी बना हुआ है, संविधान कहता है कि हम सभी लोग एक हैं, सभी भारतीय हैं, चिंता ही नहीं। और उलूल जुलूल बातें भी करता है। सुधांशु त्रिवेदी जो है, एक बार जरा उसका तर्क देखिए। भारतीय वामता गद्दल सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों पर कुछ कहने के लिए जो है कहना जो है, उन पर टिप्पणी करना जो है, भारतीय वामता गद्दल अपने उद्देश्य के विपरीत मानता है और न कोई उनकी गिनती करता है। लेकिन हमारी आदरणीय भारतीय अवाम सुधांशु त्रिवेदी के जरिए बीजेपी की मानसिकता को समझे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो वो कह रहा था कि आतंकवादी जो है, चरारे शरीफ एक मस्जिद है मैंने जम्मू कश्मीर में, उसको जला के चले गए, उसको पूरा नष्ट करके चले गए और उसके खिलाफ जो है कोई आवाज नहीं उठी। भाई वो तो आतंकवादी थे। आतंकवादी तो वो जो है मस्जिद को भी जला सकते हैं, मंदिर को भी जला सकते हैं, लेकिन तुम तो आतंकवादी नहीं न हो। क्या तुम ये कह करके जो मस्जिद को ढहाया था, क्या तुम भी आतंकवादी हो? किस तरह का जो है वो तर्क मैंने ये लोग दे रहे हैं हर वक्त जो है, जो वो यूट्यूब पर आप देखेंगे कि सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू विरोधियों को जवाब दिया। या देखिए यूट्यूब पर कई जगह आपने दिया कि सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू विरोधियों को जवाब दिया। लेकिन इनसे ये नहीं पूछा, लेकिन इनसे ये कोई नहीं पूछता है कि सुधांशु त्रिवेदी महोदय ने कभी
देश विरोधियों को यानी क्या जवाब दिया? सुधांशु त्रिवेदी से यह पूछा जाना चाहिए या बीजेपी वाला से पूछा जाना चाहिए कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जब इसका वाक्य आता है, कोई सरेआम जो है वो ललकारता है, इसके विषय में तुमको क्या कहना है? तो वो कैसे बताएंगे? जो कायरता मोदी ने दिखाई वो अदालत को सौंप दिया। अदालत जो है दिल्ली हाई कोर्ट उसको जमानत दे रहा है फिल्मी गाना ले करके, वो क्या बताएंगे? और देश के तमाम गद्दारों को, कम्युनिस्टों को, गद्दार राहुल गांधी को, गद्दार केजरीवाल को, उसी प्रकार और भी गद्दार सीताराम येचुरी और डी राजा को देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका दिया मोदी जी ने। और भी गद्दारी को उसको मौका, और भी जो 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 इतना घोर गद्दार था कन्हैया कुमार, हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो मैंने वो संसदीय चुनाव जो है हमारे देश की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें भाग लेने के लिए मोदी जी ने उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को मौका दिया। बॉलीवुड के जो गद्दार थे, जावेद अख्तर, और वो गद्दार वो आसमान आजमी और स्वरा भास्कर, उसको भी मोदी जी ने मौका दिया। तो ये इस तरह की जो गद्दारी है मोदी जी की जो है, अन्य देश के गद्दारों को मौका देना, यह इस देश के लिए अक्षम्य है। तो देश के दुश्मनों, देश के विरोधियों पर कभी भी एक शब्द जो है इस सुधांशु त्रिवेदी के मुंह से नहीं निकलता है। सिर्फ जो है वो कहता है वो सिर्फ जो हिंदू विरोधियों को जवाब देने के लिए, और झूठ मूठ की कहानी हमारे मैंने उस भूतकाल में, वैदिक काल में, पुराने काल में विज्ञान था। मैंने तो पूछ दिया कि भाई क्या 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 तुम्हारे उस काल में जो है न्यूटन के तीन नियम थे, गति के जो 3 नियम थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और कई ऐसी चीजें, फैराडे लॉ था। कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलना। तो कोई बात नहीं है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बीजेपी वालों के प्रलाप से दूर रहिए। ये हमसे झूठ ही बोलते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में ये बताया जाएगा किस तरह का ये दुष्प्रचार करते हैं। जब भारतीय ताकत दल कहता है कि भाई ये देश के दुश्मनों को क्यों पाल रहे हैं, तो इसके बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई अरे ये लोकतंत्र है, ये देश विरोधी ताकतें, चाहे जेएनपीसी हो, चाहे वामदल हो, फलान हो, ये लोकतंत्र है। तो आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा कि बीजेपी वालों, मोदी महोदय या सुधांशु त्रिवेदी महोदय, यह लोकतंत्र नहीं है, ये देश की दुश्मन है, और लोकतंत्र और जो है लोकतंत्र के भी दुश्मन है। तो इसको विस्तार से बोला जाएगा। लेकिन जहाँ तक आवाम का प्रश्न है, देश का प्रश्न है, भारतीयता जो है बहुत ही प्रभावशाली मजबूत एक हथियार है। उस वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन की घंटी बजाइए। लाइक करिए या डिसलाइक करिए, वो तो आपकी पसंद के अनुसार है। हम नहीं कहते कि लाइक ही करिए या डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए ताकि आप सब्सक्राइब हो जाए, और इसको अधिक से अधिक जो है जन तक जो है वो पहुंचवाइए। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। दूसरी आज़ादी है किनसे? इन काले अंग्रेजों से, इनसे। और यही हमारे जो है वो शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है, निर्देश है, उनकी फिलॉसफी है
कि इनका जो है यानी देश की आज़ादी का तकाजा है कि इन काले अंग्रेजों से मुक्ति पानी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।